चलिए, जैसा हमने 17वां अध्याय का हमने कितना भाग देखा, लगभग हमने 6 भाग देखा, ठीक है। उसके बाद जो 18वां अध्याय है मौर्योत्तर काल, इसमें हमें 2 वंश के बारे में पढ़ना है, फिर हमारा ये 18वां अध्याय भी खत्म होगा। पहला शुंग वंश और दूसरा सतवाहन वंश, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। 18वां अध्याय क्या है, मौर्योत्तर काल, ठीक है। इसमें वंश के बारे में बताया गया है शुंग वंश, ठीक है, शुंग वंश। दूसरा वंश कनौ वंश, सतवाहन वंश, इंडो ग्रीक, शंक वंश, कुषाण वंश, संगम काल में चेर वंश, चोल वंश और पांड्या वंश, ठीक है। चलिए इतना बस जान लीजिए। हम पढ़ते हैं शुंग वंश के बारे में। पहला नोट में ये लिखिए, टॉपिक डाल के, ये पूरा ऊपर वाला ये टॉपिक डालिए, ये वाला 18वां मौर्योत्तर काल, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद पहले लाइन में लिखिए शुंग वंश शासन काल लिखिए। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि अंतिम मौर्य शासक जो थे, कौन थे, बृहद्रथ, ठीक है, उनकी हत्या कर दी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। किसके अनुसार, वान भट्ट की एक रचित है हर्षचरित्र किताब है, पुस्तक है, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा कि हर्षचरित्र किसकी पुस्तक है, वान भट्ट की। उनके अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी, ठीक है, जैसा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र कब हुआ था संस्थापक, 184 ईसा पूर्व में, ठीक है। यह स्वयं ब्राह्मण जाति का था, ठीक। इसने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया। बौद्ध साहित्य में, ठीक है, ये लिख लीजिए, पूरा एक ही में लिख लीजिए, ये वाला, ठीक, हाईलाइट कर दिया हूं। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को बौद्ध धर्म का दुश्मन बताया गया है, क्योंकि इसने पाटलिपुत्र के कुकुटुराम विहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था, इसी कारण, ठीक। दिव्यवादन के अनुसार इसने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को क्या कर दिया, तुड़वा दिया। किसके अनुसार, पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 स्तूपों को तुड़वा दिया, किसके अनुसार बताया गया है, तो यहाँ दिव्यवादन के अनुसार, ठीक। यहाँ नोट में क्या बताया गया है, इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है, ठीक है। संभवतः शुंग उज्जैन प्रदेश के थे, ठीक है। जो शुंग थे वो कौन से प्रदेश से थे, उज्जैन प्रदेश से, जहां इनके पूर्वज मौर्य की सेवा में थे, सेनापति के रूप में थे शुंग, ठीक है। कहां से थे, उज्जैन प्रदेश से, नोट कर लीजिए। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया। किसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र, या कहेंगे पुष्यमित्र, जिसकी पुष्टि पतंजलि के, ठीक, चलिए, जिसकी पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य से होती है, ठीक है। जो पुष्यमित्र ने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया, इसकी पुष्टि कहाँ मिलती है, पतंजलि के महाभाष्य से मिलती है, ठीक है। महाभाष्य किसकी पुस्तक है, तो आप कहिए पतंजलि की। पतंजलि को, ठीक है, पतंजलि को अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित बताया गया है। आपसे पूछ दिया जाए अश्वमेध यज्ञों का पुरोहित किसे बताया गया है, तो आप कहेंगे पतंजलि को, ठीक है। पुरोहित किसे बताया गया है, पतंजलि को, ठीक है जी। चलिए आगे क्या लिखा गया है। शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने आक्रमण किया, जिसकी पुष्यमित्र ने पराजित किया, ठीक है, जिसकी जानकारी गार्गी संहिता से मिलती है। यदि आपसे पूछ दिया जाए किस संहिता से यह सूचना प्राप्त होती है, जानकारी प्राप्त होती है कि शुंग वंश के समय इंडो ग्रीक शासक मिनांडर ने आक्रमण किया और पुष्यमित्र ने पराजित किया, उनको पराजित कर दिया, ये कहाँ से पता लगता है, तो आप कहेंगे गार्गी संहिता से पता लगता है, ठीक है। कहाँ से, गार्गी संहिता से। चलिए, पतंजलि की पुस्तकें योग दर्शन, योग सूत्र, महाभाष्य, ठीक है।
चलिए ये 3 किताब है, नाम लिख लीजिएगा। भागभद्र शुंग वंश का 9वां संस्थापक था। शुंग वंश का 9वां संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे भागभद्र। ठीक, इसके दरबार में इंडो ग्रीक शासक एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोरस आया था। हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? तो आप कहेंगे भागभद्र, यानी शुंग वंश का 9वां शासक के दरबार में आया था। कौन आया था? एंटियोल किडास का दूत हेलियोडोरस। हेलियोडोरस नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। ठीक, इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। हेलियोडोरस ने विदिशा के बेशनर में गुरुज स्तंभ को स्थापित करवाया। देखिए क्या क्या लिखना है, मैं बताता हूं आपको। पहला तो ये लिख लीजिए, शुंग वंश का 9वां शासक कौन था? भागभद्र। ठीक है। हेलियोडोरस किसका दूत था? एंटियोल किडास का। किसके दरबार में आया था? तो भागभद्र के दरबार में आया था, और इसने भागवत धर्म को स्वीकार किया। ठीक है। हेलियोडोरस ने विदिशा के वेशनगर में क्या स्थापित करवाया? गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया। आपसे पूछ दिया जाए कि गरुड़ स्तंभ किसने स्थापित करवाया, तो आप कहेंगे कि विदिशा के वेशनगर में हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया। ठीक। देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। ठीक, इस समय शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा था। ठीक है। ठीक, कि देवभूत कौन थे? शुंग वंश के अंतिम शासक। इस समय शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा। ठीक है। विदिशा के वेशनगर में गुरुज स्तंभ स्थापित हुआ था। किसने कराया था? हेलियोडोरस ने। ठीक है, ये भी याद रखिए। सांची स्तूप का विस्तार भी इनके समय में हुआ। ठीक, इसकी हत्या, ये लिख लीजिए, इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वसुमित्र कण्व वासुदेव ने कर दी। ठीक है। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा थे। ठीक है। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो आप कहेंगे सुशर्मा। यहाँ कुछ नोट में बताया गया है। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व थे। ठीक है। कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कण्व। ठीक है। चलिए अगला है सातवाहन वंश। ठीक है। चलिए इस वीडियो में भी यही बता देता हूं मैं, इसका एक ही भाग होगा अब। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, सातवाहन वंश। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन वंश का स्थापना शिमुक ने 30 ईसा पूर्व में की थी। ठीक है। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? शिमुक ने। कब? 30 ईसा पूर्व में। ठीक, नोट करते हुए चलिए। शिमुक ने कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश को क्या क्या स्थापित किया। ठीक है, सब लिखते हुए चलिए, किन की हत्या किसने की, ये इंपॉर्टेंट है। यह एक मात्र सत्तात्मक समाज वंश था। ठीक है, ये कैसा समाज था यहाँ पे बताया गया है, नोट कर लीजिए। क्योंकि नाम के आगे माता के गोत्र का वर्णन है। ठीक है, नाम के आगे क्या है? माता के गोत्र का वर्णन है। ठीक है। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। सातवाहनों की राजधानी क्या थी? कहाँ स्थापित किया? प्रतिष्ठान। राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की, यानी बनाया। सतकर्णी प्रथम इस वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, पूछ दिया जाए कि सातवाहन वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था, तो आप बताएंगे सतकर्णी प्रथम। ठीक, इसकी जानकारी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। नागनिका का कौन सा अभिलेख है? तो आप कहेंगे नानाघाट अभिलेख। पूछ दिया जाए
कि सतकर्णी प्रथम इस वंश के पहले प्रसिद्ध शासक थे। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आप कहेंगे कि नागनिका के नानाघाट अभिलेख से मिलती है। ठीक है, चलिए, गाथा सप्तशती की रचना सातवाहन नरेश हाल ने की थी। क्या बताया गया है? गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? सातवाहन नरेश हाल ने की थी। ठीक है, आपसे पूछ दिया जाए कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? नरेश हाल ने की थी। लिखते हुए चलिए, यह प्राकृतिक भाषा की ग्रंथ था। ठीक है, जो गाथा सप्तशती ग्रंथ है उनकी रचना किसने की? सातवाहन नरेश हाल ने की। यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। सातवाहन नरेश हाल साहित्यकार एवं कवि भी थे। जो सातवाहन नरेश हाल थे, नरेश यानी राजा, जो राजा हाल थे वो साहित्यकार भी थे और कवि भी थे। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार गुणाढ्य भी थे। ठीक है, सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे? गुणाढ्य। ठीक है, गुणाढ्य भी थे उस समय। चलिए, इन्होंने बृहत कथा की रचना की। किन्होंने बृहत कथा की रचना की? तो आप कहेंगे गुणाढ्य ने रचना की, जो साहित्यकार थे। ठीक है, प्रसिद्ध साहित्यकार। सातवाहन वंश का महानतम शासक, ठीक है, नाम लिख लीजिए, महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, जो महानतम शासक थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, इनके बारे में जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको। ये नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां, ठीक है, की जो जानकारी है कौन से अभिलेख से मिलती है? तो आप कहेंगे कि नासिक अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? नासिक अभिलेख से। ठीक, चलिए, और यहाँ क्या बताया गया है? महानतम शासक, सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने वेणुकटक स्वामी, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि गौतम पुत्र सतकर्णी ने वेणुकटक स्वामी की उपाधि धारण की। ठीक है, पूछ दिया जाए कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने किस स्वामी की उपाधि धारण की? तो आप कहेंगे वेणुकटक। याद कर लीजिएगा इतना। नासिक अभिलेख में इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, नासिक अभिलेख से जानकारियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, जैसा भी मैंने पीछे बताया, इन्हें एकमात्र ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, सातवाहनों ने अधिकांशतः, रुक जाइए यहाँ पे, हाँ, सातवाहनों ने अधिकांशतः शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के, ठीक है, ग्लास के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। ठीक है, सातवाहन शीशे का आयात रोम से करते थे। सॉरी, आयात कहाँ से करते थे? रोम से करते थे। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से करते थे? रोम से। सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग होता था। उस समय शीशे का है, मैं सीधा कह देता हूँ ग्लास के सिक्के, ग्लास कॉइन किसके टाइम पे थे? सातवाहनों के टाइम पे थे। ठीक है, सातवाहन काल में चांदी एवं तांबे का भी सिक्के का प्रयोग होता था। ठीक है, जिसे काशपण कहा जाता था। किसे क्या कहा जाता था? काशपण। ठीक है, ये मैंने पहले पन्ने पे ही पढ़ा रखा है। किसमें? पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, और सिक्कों में ही यहाँ बताया गया है, जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ पे, कि आहत सिक्के भी इन्हें कहा जाता था। इसी को साहित्य में काशपण भी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखाने का कार्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ? ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि दान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सातवाहनों ने किया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये 1 नंबर में पूछ देगा। सातवाहनों को पुराणों में क्या कहा जाता है? लिखिए तो आंध्र भृत्य। क्या? आंध्र भृत्य कहा जाता है। किसमें? पुराणों में। किसको? सातवाहनों को। सातवाहनों ने अमरावती व नागार्जुन
कोंडा में के स्तूपों का निर्माण, ठीक है, यहाँ बताया गया है कि सातवाहनों ने अमरावती, नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण, तो ठीक है, और काले के चैत्य का निर्माण करवाया। पूछ दिया जाए, तीनों लाइन में लिखिएगा इनको। अमरावती व नागा अर्जुन कोंडा के स्तूपों का निर्माण किसने करवाया? सातवाहनों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया? सातवाहनों ने। काले के चैत्य का निर्माण किसने करवाया? सातवाहनों ने। ठीक है, चलिए आगे क्या बताया गया है। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति तथा उनके द्वारा शासित प्रदेश को दक्षिणपंथ कहा जाता था। सातवाहन वंश के शासकों को क्या कहा जाता था? दक्षिणाधिपति। दक्षिणाधिपति किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन में आ जाएगा, तो लगा दीजिएगा कि सातवाहन वंश के शासकों को कहा जाता था। और पूछा जाए कि दक्षिण पथ किसे कहा जाता, तो आप कहेंगे कि सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणाधिपति कहा जाता था। ठीक है, इनके द्वारा शासित प्रदेश को ही क्या कहा जाता था? दक्षिण पथ कहा जाता है। ठीक है, अगला क्या है? यज्ञ श्री सतकर्णी। यज्ञ श्री सतकर्णी इस वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, सातवाहन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक, तो आप कहेंगे यज्ञ श्री सतकर्णी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किसके सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं, तो आप कहेंगे कि सातवाहन वंश के अंतिम प्रसिद्ध शासक यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जहाज के चित्र मिलते हैं। चलिए, इसी के साथ जो हमारा ये अध्याय है, ठीक है, जो 18वां अध्याय है, ये हमारा खत्म होता है। जो 19वां अध्याय अब हम अगले भाग में करेंगे। अगला क्या है? 19वां, विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 19वां अध्याय में।